ये हम लोग जो चौथा लेसन पढ़ रहे हैं लोग, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। वैसे तो ये सारे के सारे टॉपिक जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो सब बैंक से जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग बैंक का रिवीजन करें जो इस चैप्टर में पूछे भी जाते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है। देखिए 1894 में स्थापित हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, यह भारत का प्रथम बैंक है। आप याद रखेंगे कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है, तो 1894 में स्थापित हुआ पंजाब नेशनल बैंक भारत का भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक है। तो जब भी क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था, तो 1896 में। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। देखें, फिर आप याद करेंगे 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक, अर्थात RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे भारत का केंद्रीय बैंक या फिर बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, स्थापना आपको बिल्कुल याद करना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, आप याद रखेंगे। इसके अलावा यह भी याद कर सकते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब कब इसे सरकारी रूप में अंगीकृत कर लिया गया, इसे सरकारी बना दिया गया। अब देखिए, 1921 में एक बैंक स्थापित होता है जिसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1921 में, और बाद में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के साथ 2-3 और बैंकों का विलय करके एक नया बैंक बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि SBI का पुराना नाम क्या है, तो आप कहेंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। SBI का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 में। किसकी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी या SBI की, तो आप कहेंगे 1 जुलाई 1955। और यह भी पूछा जाए कि इसकी सबसे अधिक शाखाएं भारत में किस बैंक की है, तो वो SBI की है। आसान है। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। भारत में सबसे अधिक ब्रांच या सबसे अधिक शाखाएं किस बैंक की है, तो स्टेट बैंक की है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। भारत का पहला बैंक कौन था? तो 1894 में स्थापित हुआ था PNB। यह भारत का पहला बैंक था। इसके अलावा आप 2-3 और बैंक को याद करेंगे। अगले टॉपिक पर आते हैं हम लोग। एक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसको हम लोग इस चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे भी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। डेट के साथ आप याद करेंगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को। और एक क्वेश्चन आता है कि इसकी भारत में कितनी शाखाएं हैं, कितने ब्रांचेज हैं, तो इसकी भारत में लगभग नहीं, टोटल कन्फर्म है 196 शाखाएं हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको बैंक से याद करने थे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं हैं, तो 196 शाखाएं हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को। एक टॉपिक हम आपको और पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। देखिए होता क्या है, 14 जुलाई 1969, फिर एक डेट है 15 अप्रैल 1980, ध्यान से समझिएगा। फिर एक डेट है 4 सितंबर 1993, ठीक है यहाँ तक। और फिर एक हमारा 2020 अभी जो, चलिए 14 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का
राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, अर्थात इन 14 बैंकों को सरकारी कर दिया जाता है। अब देखिए, सरकारी और गैर सरकारी बैंक में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो प्राइवेट बैंक होंगे उसके अंत में LTD लगा होगा, लिमिटेड, जैसे एक्सिस बैंक प्राइवेट लिमिटेड, HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड, LTD, ऐसे LTD, ये गैर सरकारी बैंकों की पहचान है, गैर राष्ट्रीयकृत। और राष्ट्रीयकृत बैंक के अंत में कुछ भी नहीं लगा रहेगा। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आप याद रखेंगे कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 14 जुलाई 1969 को। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का। फिर भारत में 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत यानी कि सरकारी बैंकों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 19 हो जाती है। राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी हो जाती है? तो 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए। सॉरी, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक के कितने हो गए? 20 हो गए। लेकिन 4 सितंबर 1993 को क्या होता है कि एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय यानी कि इसको मिला दिया जाता है PNB में, पंजाब नेशनल बैंक में। देखिए, यह बैंक समाप्त होकर चला आता है इसमें, यानी कि बैंक घट जाएंगे। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 19। ठीक, यहाँ तक। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, दूसरी बार 1980। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बेसिक नॉलेज है कि ये किताब में नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि पहली बार दूसरी बार। सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और आपको सीधे याद कर लेना है 1969। ना इसके बाद का कुछ आपको याद करना है, ना इसके पहले का आपको कुछ याद करना है। वैसे तो आपको हमने पूरा बता दिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच रहा है। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, फिर 1980 में 6 बैंकों का। आप मूल रूप से केवल ईयर याद करेंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट, और डेट भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा। तो 14 बैंकों का 1969 में, 1980 में 6 और बैंकों का, इस प्रकार 20। लेकिन न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो जाता है PNB में, इसलिए बैंक घटकर हो जाते हैं 19। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19। लेकिन अभी वर्तमान हाल ही में 2020 में पूछा जाए कि राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है, तो 12। तो आप पहले ऑप्शन चेक करेंगे, 19 और 12 दोनों दिया हो तो आप 12 टिक कीजिएगा, लेकिन हमारे ख्याल से 12 देता नहीं है। अभी तक तो बिहार बोर्ड इतनी तरक्की में नहीं है कि वर्तमान पर पहुंच जाता है। तो आप इसको जरूर याद करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19। अगर 12 दिखे बाय द वे तो आप 12 पर जाएंगे, लेकिन आप 19 जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है कितनी, तो 19। और गैर राष्ट्रीयकृत ठीक इसका 3 गुना यानी 57 वो प्राइवेट बैंक है, जिसके अंत में क्या लगा रहेगा? LTD लगा रहेगा। तो अब तक हमने यह पढ़ा कि भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894, भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 अप्रैल 1935 को, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में, जिसका राष्ट्रीयकरण मतलब कि उसको बंद करके एक नया बैंक बनाया गया 1 जुलाई 1955 को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। फिर हमने पढ़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को, जिसकी स्थापना होती है, जिसकी 196 शाखाएं हैं। फिर हमने ऑब्जेक्टिव में यह पढ़ा कि 1969 में 14 बैंकों का, 1980 में 6 बैंकों का, लेकिन 1993 में एक बैंक विलय हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 है। आप इससे 2 क्वेश्चन जरूर याद करेंगे कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1969 में, और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब कितने बैंक अभी राष्ट्रीयकृत हैं, तो 19। बिठाकर अगले टॉपिक पर आते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला हम लोग जो टॉपिक पढ़ना है वो है कि व्यावसायिक बैंक के कार्य क्या है। तो व्यावसायिक बैंक के मुख्यतः 4 काम होते हैं। यह भी हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक के कितने कार्य होते हैं। तो व्यावसायिक बैंक के मुख्यतः 4 काम होते हैं, जिसमें पहला काम है जमा राशि को स्वीकार करना, दूसरा काम है ऋण प्रदान करना, तीसरा काम है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, और चौथा काम है एजेंसी संबंधी कार्य। यहाँ आप व्यावसायिक बैंक को तो अच्छी तरह भली भांति समझ रहे होंगे, जैसे सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक है, ये सारे व्यावसायिक बैंक कहलाते हैं। तो व्यावसायिक बैंक का पहला काम है जमा राशि को स्वीकार करना। इसका मतलब समझिए, देखिए पहला लिखा हुआ है जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करने से मतलब हमारा यह है कि व्यावसायिक बैंक छोड़िए, हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हर मनुष्य अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ न कुछ रुपए बचाकर जरूर रखता है। वह इसलिए अपने रुपए बचाता है ताकि भविष्य में उसे कोई काम कर सके, आसानी से कभी कठिनाई का सामना उसे करना न पड़े।
तो इसके लिए वो क्या करता है, बैंक में अपने ग्राहक अपना जो पैसा है उसको जमा करता है। तो इसलिए व्यावसायिक बैंक का पहला काम यह है कि उनके जितने भी ग्राहक हैं, यानी कि जो हम लोग बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो व्यावसायिक बैंक का पहला काम है अपने ग्राहकों से जमा राशि, अर्थात जो कुछ जमा करना चाहते हैं उस जमा राशि के रूप में क्या प्राप्त करना, तो मुद्रा प्राप्त करना। तो व्यावसायिक बैंक का पहला काम बताइए, तो जमा राशि को स्वीकार करना, यानी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों से जमा राशि के रूप में मुद्रा स्वीकार करता है। व्यावसायिक बैंक का दूसरा काम है अपने ग्राहकों को कर्ज की सुविधा प्रदान करना। चूँकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा पैसा जमा करेंगे, हमें कभी कर्ज की भी आवश्यकता पड़ती है, तो व्यावसायिक बैंक का दूसरा काम है अपने ग्राहकों को कर्ज की सुविधा प्रदान करना। देखिए तीसरे के लिए सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, यानी जनरल यूज होने वाले वर्क। देखिए जनरली यूज के लिए हमें व्यावसायिक बैंक हमारे लिए एटीएम, क्रेडिट कार्ड, लॉकर, चेक, ड्राफ्ट, ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को सुविधा देता है। तो यह इसका सामान्य उपयोगिता है जो हमारे लिए जनरल उपयोग के लिए हमको जरूरी है। हमारे पास एटीएम होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, लॉकर होना चाहिए। लॉकर आप समझ रहे होंगे, जैसे हम किसी गहने को, किसी वस्तु को, किसी इंपॉर्टेंट दस्तावेज को वहाँ ले जाकर बैंक में सेफ रख दे। चेक और ड्राफ्ट आगे पढ़ेंगे, चेक ड्राफ्ट क्या है। एजेंसी संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को क्या करता है कि एजेंसी के रूप में भी सुविधा प्रदान करता है। एजेंसी के रूप में जैसे बहुत सारे एजेंसी का नाम, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एजेंसी चलाती हैं, तो उन सारे एजेंसियों के रूप में भी व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी के रूप में भी सुविधा प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारा एजेंसी हो गया, जैसे यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हुए अपना खुद का एजेंसी चलाते हैं, तो उनके लाभांश का संकलन करना, यानी वो कितना लाभ प्राप्त करते हैं उसका संकलन करना, उनके बिल तैयार करना, उनका ड्राफ्ट तैयार करना, उनका चेक तैयार करना, उनके चेक को इशू करना, उनके चेक को विड्रॉल कराना, ये सारा काम कौन करता है, तो व्यावसायिक बैंक करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक के मुख्यतः 4 काम होते हैं। अब एक कहानी की तरह हम इसको याद करेंगे। देखिए कैसे, हम सबसे पहले सोचेंगे कि मेरे पास कुछ पैसा है, तो हम किसी बैंक में जाकर खाता खुलवाते हैं, ग्राहक बन गए, तो हम खाता में जाकर पैसा जमा किए, जमा राशि स्वीकार करें। अचानक हमें पैसा की ज़रूरत पड़ी, तो हम क्या करेंगे, कर्ज लेंगे। फिर मेरे पास सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमको चाहिए कुछ मेरे लिए कुछ जो हमको यूज हो सके, जैसे हम एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ये हमको बैंक प्रदान करेगा। और अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो हम किसी एजेंसी को चला रहे हैं। तो एक कहानी की तरह हमने याद कर लिया कि हम पैसा जमा किए या कर्ज लिए या एटीएम मांगे और ज़्यादा पैसा तो हमने एजेंसी चलाया। तो इसी को आप याद कर लेंगे कि व्यावसायिक बैंक के मुख्यतः 4 काम होते हैं। जमा राशि को स्वीकार करना, यानी अपने ग्राहकों से जमा राशि के रूप में मुद्रा प्राप्त करना, ऋण प्रदान करना, अपने ग्राहकों को कर्ज की सुविधा प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता यानी एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, लॉकर, ये सब सुविधा प्रदान करना। और व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को एजेंसी के रूप में भी सेवा प्रदान करते हैं, जैसे अपने बहुत सारी एजेंसियां उनका लाभांश, बिल, ड्राफ्ट इत्यादि का संकलन करते हैं। ये हमारा दीर्घ का क्वेश्चन हुआ। आते लोग अगले टॉपिक पर एक हमारा लघु का क्वेश्चन है, जो कि बस बहुत आसान क्वेश्चन यह है, पूछता है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं, कितने प्रकार की। देखिए जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। ये हमारा लघु क्वेश्चन है, आपको बस इस चारों का नाम लिख देना है, लेकिन हम पहले अब डील करेंगे कि व्यावसायिक बैंक मुख्यतः 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, जो निम्न है: अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। आप इसको 2 बार रिपीट करेंगे: अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। अस्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट, जैसे हम एक बार किसी बैंक में अपना पैसा जमा करेंगे और 5 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल बाद ही निकल सकता है, बीच में वो पैसा नहीं निकले, वो कहलाएगा अस्थायी जमा, फिक्स डिपॉजिट। आवश्यकता के अनुसार जब मन किया तब पैसा जमा किए और जब मन किया तब उस पैसे को निकाल लिए, ये कहलाता है चालू जमा। ठीक, जब मन किया तब पैसा जमा किए, जब मन किया तब निकाल लिए, चालू जमा किया। चालू जमा एक बार पैसा डाले और एक बार कुछ समय पश्चात ही निकलेगा, वो अस्थायी जमा। संचयी और आवर्ती जमा दोनों लगभग एक ही प्रकार के होते हैं। हम हर माह पैसा जमा कर रहे हैं किसी बैंक में, 500, 1000 या मंथली करते हर माह कर रहे हैं। तो संचयी जमा क्या है, जैसे कि आप हर माह 500 रुपया जमा कर रहे हैं, 12 माह के लिए जमा किए तो आपने 6000 जमा कर लिया, और 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो आप 30,000 रुपये जमा करेंगे। तो 5 साल का हम खाता चला रहे हैं, 500 रुपये पर मंथ हमें जमा करना है। तो संचयी जमा यह कहता है कि आप हर माह जमा कीजिए, लेकिन आपका जो पैसा है
वह एक निश्चित अवधि के बाद ही निकलेगा और एक निश्चित रकम ही आपका निकल पाएगा। यानी कि हो सकता है कि मेरा खाता अगर 5 साल का है तो वो 3 साल बाद ही मेरा पैसा कुछ निकलेगा, और निकलेगा तो मान सकते हैं कि हम 75% निकलेगा, मेरे पूरा जमा हुआ पैसा नहीं निकलेगा। और आवर्ती जमा यह जमा है कि आप हर माह पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन वो तभी निकलेगा जब उसका पूरा 5 साल पूरा हो जाएगा। तो दोनों में अंतर यह है कि इसमें एक बार और इसमें पर माह जमा कर रहे हैं। खैर, आपको इतना डील नहीं करना है, आपको बस उसका नाम लिख देना है कि व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। 4 प्रकार के: अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। एक बार जमा किया अस्थायी जमा, आवश्यकता के अनुसार जमा और निकाल रहे हैं। चालू जमा हर माह जमा कर रहे हैं, कोई एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित रकम निकाल लेते हैं। संचयी जमा और हर माह जमा कर रहे हैं, उस फिक्स अवधि के बाद ही मेरा पैसा निकलेगा, वो कहलाता है आवर्ती जमा। हमने यह भी पढ़ लिया कि व्यावसायिक बैंक के कितने काम होते हैं, तो 4 काम होते हैं और राशि भी वे 4 प्रकार की ही स्वीकार करते हैं। कौन से काम, तो आप लोग यहाँ पर देखकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, यह हमारा अंतिम टॉपिक है। 2 टॉपिक हमको पढ़ना है, सहकारिता के बारे में और स्वयं सहायता समूह के बारे में। देखिए सहकारिता क्या है। सहकारिता का अर्थ होता है, केवल इस शब्द का मतलब पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का केवल मतलब पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, केवल सहकारिता का वर्ड। लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सहकारिता का मतलब होता है कि एक साथ मिलजुल कर, इसको थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे, एक दूसरे के आर्थिक ज़रूरत को पूरा करना। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कर्ज की आवश्यकता है और तब वो कैसे काम करती है, तो वो सहकारिता में देखिए क्या होता है। जैसे अब टाउन लेवल में जो व्यक्ति शहर में रहते होंगे वो कमेटी का नाम जरूर सुने होंगे। कहने का मतलब यह है कि 10, 15 या 20 व्यक्ति एक साथ मिलकर बैठते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और उसमें से कुछ पैसे वे लोग हर माह जमा करते हैं। तो एक पैसा जमा होता है, 1 साल में उससे ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है, 2 साल में उससे ज़्यादा, और इन बीच में किसी को कर्ज की आवश्यकता होती है तो वो जमा पैसे में से उसको दे देते हैं। यही है सहकारिता। तो केवल पूछा जाए कि सहकारिता का अभिप्राय बताइए तो एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमिक्स में कि सहकारिता का मतलब क्या होता है, तो सहकारिता का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे के आर्थिक ज़रूरत को पूरा करना, यानी एक दूसरे को कर्ज की सुविधा प्रदान करना। देखिए सहकारिता के एक क्वेश्चन और भी आता है कि मूल तत्व कितने हैं। तो सहकारिता के मूल तत्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें जो भागीदारी होती है, अर्थात इसमें जो भी सदस्य होते हैं, इसमें जो भी सदस्य में पार्टिसिपेट करते हैं वे स्वैच्छिक होती है, अर्थात लोग अपनी इच्छा से इसके सदस्य बनते हैं। किसके? सहकारिता के। तो पहला क्वेश्चन यह आता है कि सहकारिता के मूल तत्व कितने हैं, तो 3। पहला, सहकारिता के सदस्य की जो भागीदारी होती है वे स्वैच्छिक होती है। दूसरा, सहकारिता का जो संचालन होता है, यानी इसमें जो काम करने की प्रक्रिया होती है वो जनतंत्रात्मक होती है, यानी सभी लोग एक दूसरे की सर्वसम्मति से किसी को कर्ज देते हैं, लेते या पैसा जमा करते हैं। और तीसरा, सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है, मतलब किस उद्देश्य से यह काम करती है, उसका मूल उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, अर्थात इसका मतलब यह नहीं है कि वो केवल लाभ कमाना, बल्कि सामाजिक एवं नैतिक कल्याण करना भी सहकारिता के लोगों का काम होता है। तो सहकारिता के मूल तत्व कितने हैं, तो 3। सहकारिता के मूल तत्व कितने हैं, तो 3। पहला, सहकारिता के सदस्यों की भागीदारी स्वैच्छिक होती है, यानी कि हम इच्छा से किसी ग्रुप के सदस्य बनते हैं। अगर सहकारिता का संचालन हो रहा है तो वो जनतंत्रात्मक होगा और इसका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना या लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सामाजिक नैतिक काम को करना, यानी कि किसी की भलाई करना, कि सामाजिक विवाह, सामूहिक विवाह हो, गाँव के विकास का कोई काम हो, शहर के विकास का कोई काम हो, कहीं पे किसी को हेल्प करना हो, ये सारे काम कौन कर सकते हैं, तो सहकारिता कर सकते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं, सहकारिता का मूल उद्देश्य है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता का काम है एक दूसरे की आर्थिक जरूरत को पूरा करना। इन इकोनॉमिक्स सहकारिता के मूल तत्व कितने हैं, तो 3। पहला, इसके संचालन की भागीदारी स्वैच्छिक होती है, इसका संचालन जनतंत्रात्मक होता है, इसका मूल उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि एक दूसरे का आर्थिक विकास करना, सामाजिक और नैतिक कल्याण भी करना। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। भारत में सहकारिता की शुरुआत कब होती है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
भारत में सहकारिता की शुरुआत होती है 1904 में, जब एक अधिनियम पारित होता है जिसका नाम था सहकारिता साख विधान। भारत में सहकारिता की शुरुआत होती है 1904 में, जब एक अधिनियम पारित होता है सहकारिता साख विधान। और इस अधिनियम के तहत कोई भी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारिता की शुरुआत कर सकते थे, यानी वे एक दूसरे से मिलकर पैसा जमा करके और विकास कर सकते थे अपना। 1919 का भी आप एक डेट याद रखेंगे। इस समय क्या किया गया कि इसको प्रांतीय हस्तांतरित विषय में शामिल कर, यानी कि राज्य स्तर पर इसको चारों ओर लागू कर दिया गया 1919 के अधिनियम के तहत। कभी कभी पूछा भी जाता है कि सहकारिता साख अधिनियम को प्रांतीय हस्तांतरित विषय कब बनाया गया, 1919 में। और 1935 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी जाती है तो सहकारिता बैंकों की स्थापना बहुत सारे बड़े लेवल पर कर दी जाती है। तो देखिए सहकारिता की शुरुआत कब हुई, 1904 में। सहकारिता क्या हुआ, तो सहकारिता साख विधान पारित हुआ 1904 में, इसलिए सहकारिता की शुरुआत हुई। क्या कहता है कि कोई भी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारिता की शुरुआत कर सकते हैं, यह इस अधिनियम में लिखा गया। और 1919 में इसे प्रांतीय विषय में शामिल, यानी राज्य स्तर पर इसे शामिल कर दिया गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहकारिता के राज्य के विकास में भूमिका बताइए। तो देखिए 10 या 15 व्यक्ति मिलकर अगर कुछ पैसा जमा कर रहे हैं, अगर 15 व्यक्ति एक माह में मिलकर 15,000 जमा कर रहे हैं तो एक साल में 1,80,000, और आने वाले बहुत सारे साल में मतलब कि जितने दिन होगा उतने ज़्यादा पैसा जमा होगा। तो हो सकता है कि एक साल में अगर कुछ पैसा जमा हुआ तो उस पैसे को लेकर लोग कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं। अब उद्योग शुरू करेंगे तो वस्तु का उत्पादन होगा तो उसे बेचेंगे तो उनके पास आय आएगी, तो उनके आय में वृद्धि होगी, तो राज्य की आय में वृद्धि होगी, तो राज्य का भी धीरे धीरे विकास होगा। मान लें कि वो लोग मोमबत्ती निर्माण कर सकते हैं, पापड़ बना सकते हैं, धनकुट्टी चला सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो ये सहकारिता के विकास में, राज्य के विकास में भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये सारे टॉपिक आपने समझ लिए, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। हम सहकारिता का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, एक दूसरे की आर्थिक जरूरत को पूरा करना। सहकारिता के मूल तत्व कितने हैं, तो 3। पहला, सहकारिता के संचालन की भागीदारी, मतलब इसमें जो भी सदस्य होते हैं उनकी भागीदारी स्वैच्छिक होती है। इसका संचालन जनतंत्रात्मक होता है। इसका मूल उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक कल्याण भी करना। सहकारिता की शुरुआत 1904 में हुई थी, जब सहकारिता साख विधान पारित हुआ था और कहा गया कि कोई भी 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मिलकर सहकारिता की शुरुआत कर सकते हैं। 1919 में इसे प्रांतीय हस्तांतरित विषय में शामिल कर दिया गया। और राज्य के विकास जब पूछा जाए तो अब कहेंगे कि सहकारिता के द्वारा बहुत सारे पैसा 10 से 15 व्यक्ति इकट्ठा करके एक छोटा लेवल पर कोई छोटा कुटीर उद्योग चला सकते हैं, कुछ पैसा कमा सकते हैं और उनकी आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ राज्य के विकास में भी वृद्धि होगी। अंतिम टॉपिक पर आते हैं, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। इस साल बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि SHG का पूर्ण रूप लिखें। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। देखिए यह 15 से 20 पुरुष, मैन या वोमेन का एक अनौपचारिक समूह होता है। अनौपचारिक का मतलब कि यह एक लीगल कानूनी समूह नहीं होता है, संविधान के अनुसार इसे कोई नहीं बनाया जा रहा है। अनौपचारिक समूह होता है जिसमें विशेष करके कौन होता है, तो इसमें विशेष करके महिलाएं होती हैं। तो स्वयं सहायता समूह 15 से 20 पुरुष या महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं। ये महिलाएं अपने बचत के रुपयों या फिर बैंक से लघु ऋण, कुछ पैसे कर्ज लेकर लघु ऋण लेकर एक दूसरा, यानी किसी को उसमें से किसी महिला को आवश्यकता हो तो एक दूसरे के आवश्यकता की पूर्ति करती हैं अथवा अपने पारिवारिक माने परिवार अपने पारिवारिक ज़रूरत को पूरा करती हैं। ठीक, पूरा करती हैं। अब ये लोग ये सारे काम कर रहे हैं तो इससे एक और चीज़ होगा कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, यानी कि महिलाओं को मजबूती प्रदान होगी, समाज में उनका स्तर और ऊंचा हो जाएगा। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह 15 से 20 पुरुष या महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है जिसमें विशेष करके महिलाएं होती हैं जो अपने बचत के रुपयों, अब मान लीजिए कि 15 महिला है, ठीक, तो 15 महिला अगर 500 रुपये जमा कर रही हैं तो 500 रुपये जमा कर रहे हैं, यानी कि 7500 रुपये ये महिलाएं एक माह में जमा कर देंगे। ठीक है,
और साल की बात किया जाए तो हम लोग गुना करके देख लेंगे, 0 0 12 25 8 6 12 14 लगभग 90,000 रुपये ये महिलाएं एक साल में जमा कर लेंगी। तो ऐसे ही करके दूसरे साल में 1,80,000, तीसरे साल में 2,70,000 पैसा जमा हो जाएगा। तो स्वयं सहायता समूह 15 से 20 पुरुष या महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है। ये महिलाएं अपने बचत के रुपयों या बैंक से लघु ऋण लेकर, लघु ऋण का मतलब क्या है, मानते हैं कि इन्होंने 90,000 रुपया एक साल में जमा किया और एक साल के तुरंत बाद अगर किसी महिला को 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो देखिए जब 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, खाते में कितना पैसा है 90,000, तो क्या वो 2 लाख रुपए निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तब वो क्या करेंगे? बैंक से लघु ऋण लेकर कर्ज लेंगे बैंक से, जिसका ब्याज मात्र 1 या 1.5% होता है। तो स्वयं सहायता समूह पुरुष या महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है जो अपने बचत के रुपयों या बैंक से लघु ऋण लेकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, यानी एक दूसरे के ज़रूरत को पूरा करते हैं, अथवा अपने पारिवारिक ज़रूरत को पूरा करते हैं। अपने परिवार को किसी पैसे की आवश्यकता है, उनको परिवार को कोई बिजनेस करना है, उसको पूरा करते हैं। और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को समाज में उनका अपना स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, वे एक स्वयं अपने खुद से अपना काम कर पाती हैं। ये सारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करती हैं। देखिए 2-3 चीज़ और जानिएगा कि स्वयं सहायता समूह में अगर 15 महिलाएं हैं या 20 महिलाएं हैं, इनमें से किसी 3 विशेष महिला को चुना जाएगा और उनमें से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, सबसे हाई लेवल का पद। उसके बाद किसी एक महिला को कोषाध्यक्ष बना दिया जाएगा और उसके बाद किसी एक महिला को सचिव बना दिया जाएगा। और इन तीनों महिलाओं का सम्मिलित रूप से बैंक में खाता खोला जाएगा। सम्मिलित रूप का मतलब आपने कहीं पे सुना होगा ज्वाइंट अकाउंट, तो इनका बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खोला जाएगा। ठीक, तीनों महिलाओं का एक साथ एक अकाउंट नंबर मिल जाएगा। पैसा ये लोग, जैसे कि इतना सारा पैसा हुआ तो कोई भी कभी भी जाकर उसमें पैसा जमा कर सकता है, लेकिन जब पैसे निकालने की बात होती है तो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव तीनों को एक साथ बैंक में जाना अनिवार्य है। तभी बैंक का कर्मचारी उन जो 15 महिलाओं ने अपना पैसा जमा कर उनमें से जितना आवश्यकता है उस पैसे को निकाल कर वो देगा। तो ये सारे स्वयं सहायता समूह की बात हो गई। फिर से दोहराते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह 15 से 20 पुरुष या महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है। ये महिलाएं अपने बचत के रुपयों या बैंक से लघु ऋण लेकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं या तो अपने पारिवारिक ज़रूरत को पूरा करती हैं और महिला सशक्तिकरण में योगदान करती हैं। ये महिलाएं कुछ पैसे जमा करती हैं जिससे अपनी ज़रूरत को पूरा करें या अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करें। इन 15 महिलाओं में से किसी 3 महिलाओं को अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव बनाकर बैंक में सम्मिलित रूप से, मुख्य रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खाता खोला जाता है और वहीं पे ये पैसा जमा करती हैं। उस पैसे के अंदर पैसा निकालना है तब भी पैसा मिल जाएगा और ज़्यादा पैसा निकालना है तो यह बैंक से लघु ऋण लेकर अपने ज़रूरत को पूरा करेंगी और महिला सशक्तिकरण में योगदान करेंगी, क्योंकि उस पैसे को लेकर यह खुद से किसी वस्तु को बनाएंगी, मार्केट तक ले जाकर बेचेंगी, पैसा कलेक्ट करेंगी, लाभ होगा तो उसको आपस में बांटेंगे। यानी वस्तु को बनाने से लेकर बेचने और लाभ कमाने तक का सारा काम कौन कर रहा है? तो कोई महिला कर रही है, इसीलिए इसे महिला सशक्तिकरण भी कहा जाता है। यह चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लॉकडाउन के इस माहौल को व्यर्थ न करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बी सेफ, बी हैप्पी। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं इसका, एक बार हम हट जाते हैं।